हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि जो रिलैक्सेशन आपको कल मिला है कि हाँ, आपका एग्जाम डेट डेफिनेटली पोस्टपोन होगा। भले ही 10 दिन 15 दिन एक्सपेंड होगा, लेकिन होगा डेफिनेटली। ठीक है। सो ये एक अच्छी राहत भरी खबर है कि हाँ, हमें थोड़ा सा रिलैक्स होने का एक समय मिल गया, लेकिन पूर्ण रूप से हमें रिलैक्स नहीं होना, जस्ट बिकॉज नोबडी नोस कि कितना हमारा एग्जाम आगे पोस्टपोन्ड होगा। तो जितना भी समय मिलेगा, अप्रोक्स 2 वीक्स तो मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है। सो हम काफी कुछ कवर कर लेंगे इस पीरियड में। सो क्या करें, आराम कर लें? नहीं, पहले दो प्यार भरी बातें करेंगे आप सभी के साथ में। उसके बाद में हम आज करेंगे यूनिट 10 का जो बहुत ऑन डिमांड चैप्टर है, ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया। इसका हम पार्ट करेंगे कुर्ग। एंड ट्रस्ट में, साथ बने रहेंगे ना, बिना टिकट के बेंगलोर घुमा के लाऊंगा, कुर्ग घुमा के लाऊंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है। सो अब थोड़ी सी कुछ बातें, सिलेबस तो उठाऊंगा ही, लेकिन साथ में पहले मैं नोट्स लिख लेता हूं, भूल जाऊंगा। ओके ओके। सबसे पहली बात कि एक तो अभी कुछ एस्पिरेंट जो है मुझसे कनेक्टेड है, वो बराबर रेगुलर पूछ रहे हैं, बोले सर हम किस पे फोकस करें सबसे ज्यादा, यानी कि ग्रामर और एनसीईआरटी पर, या फिर जो लिटरेचर का सेक्शन दिया गया है उसके ऊपर। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। 2023 में क्या हुआ कि मेंस का जो पेपर आया था वो क्लास 10 12 के स्टैंडर्ड का पेपर था। अगर कोई कहता है कि हाँ भैया ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर भी था, तो भी ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगेगा, बिकॉज मैं दे चुका हूं, मुझे पता है अच्छे से। इसलिए तो क्योंकि हमने पढ़ा बहुत तगड़े लेवल पर लिटरेचर, कुछ भी नहीं आया यार, न के बराबर चीजें पूछी गई, पूरी एनसीईआरटी रगड़ दी। तो फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को, जितने भी एस्पिरेंट्स अभी ग्रेड 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी ग्रामर पर और एनसीईआरटी पर अच्छे से पकड़ कर रखना। ठीक है। और सीरियसली कह रहा हूं, अगर आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ हमारी एनसीईआरटी में पकड़ अच्छी है, तो बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपका अगला टेस्ट लेकर आऊंगा एनसीईआरटी का, चाहे वो प्रोज हो या पोइट्री सेक्शन हो। यकीन मानना, मेरा विश्वास है कि शायद आपके 25 में से 25 नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ गए तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। सीरियसली, इसका मतलब ये कि आप अपने सिलेक्शन की तरफ 100% बढ़ रहे हैं आगे। मुझे विश्वास है कि इस बार जो पेपर सेट किया है 25 क्वेश्चन का जो मिनी टेस्ट, वो काफी अच्छा है। ठीक है। सो कंक्लूड करूं अगर इतनी बात को कि सर हमें क्या करना है अल्टीमेटली, एनसीईआरटी और ग्रामर या फिर लिटरेचर पर ज्यादा फोकस करें। पढ़ना आपको सभी, ये पहली चीज तो आप ध्यान रखना, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन एनसीईआरटी और ग्रामर पर भी अच्छा फोकस करके चलना, क्योंकि अगर मान लो उन्होंने एनसीईआरटी रख दी और हमारा पूरा फोकस लिटरेचर पर गया, तो भी कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। इसलिए पहले जो सस्ता सुंदर है हमारा एनसीईआरटी ग्रामर, उसको टिका दो साइड में रेडी करके, बाद में इस पर फोकस करना, पैरेलल चलने दो सारी चीजें। दूसरा, कोई भी, हाँ, पीडीएफ से रिस्पेक्टेड टीचर्स और जो भी अभी ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की अगर उसमें एरर्स नजर आती हैं आपको, तो प्लीज इंस्टेंट आप मुझसे कांटेक्ट करें, बात करें, उसको फोटो क्लिक करके भेज दें, जो भी करना हो क्लियरिफिकेशन करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से, देखो इतने कम समय में हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, ये मैंने थोड़ा सा पर्सनली प्रिपेयर किया है कि अगर गलतियां आ जाती, देखो होता है ना कि यार हम ह्यूमन हैं, गलतियां हो जाती, कम से कम समय में इतना बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी को। तो अगर कोई एरर आता है तो प्लीज क्लैरिफाई करिए उससे। इंटेंशनली हम कभी वो जानते हैं अच्छे से कि कोई ऐसा नहीं करेगा कि गलत नोट्स बनाएगा, लेकिन फिर भी हम मानते हैं ह्यूमन एरर हो सकती है। तो मेरी टीम ने कहा सर ये एक पॉइंट जरूर आप मेंशन करें। दूसरा कि सर पीडीएफ जो ऐप पर है वो अनलॉक वाला कॉन्सेप्ट, 5 मिनट इसमें लूंगा, बड़ी विनम्रता से मैं अपनी बात ले रहा हूं, थोड़ी सी गंभीर बात जरूर लगेगी आप सभी को। आप सभी लोग जॉब क्यों लेना चाहते हैं? जस्ट बिकॉज कि आप अपने फैमिली का भरण पोषण कर सकें, जैसा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, और साथ में 2 पैसे कमा सकें। हम लोग, हमारी 5 लोगों की टीम है, और यहीं से सबका घर चलना है अब आने वाले टाइम में, बिकॉज यही हमारा करियर है। ईश्वर की कृपा से हमने इसी में हमारा करियर बनाने का प्रयास किया है। और जब हम विश्वास करते हैं, हमारा कभी भी कंपैरिजन नहीं कि इससे कंटेंट अच्छा है या फिर उससे कंटेंट, हम विश्वास करते हैं कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो एक अभ्यर्थी के लिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है। मेरा दिल कहता है ऐसा, नहीं तो आप किसी को दिखाइए, लेकिन कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। दूसरी बात कि उस पर अनलॉक वाला कॉन्सेप्ट, मैंने अपनी बात पहले भी रखी बहुत से कॉल्स पे, और बताया भी है कि बहुत सारे आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी कि 10 मिनट में स्कैन करके उसको अपना लोगो लगा के चिपका दिया। आई अंडरस्टैंड कि आप नहीं करेंगे, फिर बता रहा, लेकिन 100 में से कोई एक विद्यार्थी ऐसा रहता है जो कहीं ना कहीं ग्रुप में ज्वाइन रहता है, तो वो पीडीएफ शेयर हो गई। जस्ट इमेजिन करें अगर वो शेयर हो गई, तो बाकी के लोग हमारे ऐप पर, मात्र जिसका हमने कॉस्ट 1100 रुपए रखा है, वो क्यों आदमी ऐड होगा? तो लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सहयोग आप करें, थोड़ा सा सहयोग मैं समझता हूं, मैं हम यानी कि हम करेंगे अपनी तरफ से।
हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि कंटिन्यूसली स्क्रीन पर पढ़ाई नहीं होती। आई एग्री, 100% में सहमत हूं इस बात से। सर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये कि आपको चाहिए प्रिंटेबल। तो हम लोगों ने क्या प्लान किया है उस दिन मीटिंग में कि हम लोग आपका कंटेंट जो है, जो पढ़ने वाला है, एनसीईआरटी, ध्यान से सुनिए। अब उठा लेते हैं सिलेबस थोड़ा सा। हम लोग कुछ प्रीमियम कंटेंट अपने पास रखेंगे जिससे आपकी आंखें नहीं, यानी कि लगभग 70 to 80% एनसीईआरटी जितना रीडेबल और जो एमसीक्यू है वो आपको पूरा अनलॉक मिलेगा, यानी कि आप उसके प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। यूनिट 15 पोएट्री वाला सेक्शन वो आप पूरा अनलॉक करके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके जो एमसीक्यू रहेंगे उसको आपको वहीं पढ़ना पड़ेगा, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे क्या रहेगा कि हाँ, पढ़ने वाला जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा, पढ़िए, उसके बाद में थोड़ा समय आपको भी देना पड़ेगा। आपके लिए केवल 20 मार्क्स तक की बात रहेगी या फिर थोड़ा सा जब भी एग्जाम बढ़ेगा, लेकिन हमारे लिए पूरा करियर है। इसलिए मैं आशा करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ में कि आप मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कोई आदमी 1100 रुपए से उसको कंपेरिजन नहीं कर सकता है। प्रोज वाले सेक्शन में एक जो है कंटेंट ऑन गोइंग जर्नी या हम प्लान करेंगे, ठीक है, ये आपको पूरा मिल जाएगा। 15 पढ़ने वाला कंटेंट हम आपको सारा देंगे, इसमें नो इश्यू। और स्पेशली जो आर के नारायण का द इंग्लिश टीचर है वो हम लोग हमारे पास रख रहे हैं। विलियम शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस वो हम लोग रखेंगे। हम लोग इन द सेंस रीडेबल आपके लिए सारा रहेगा। फिर बता रहा हूं, प्रिंट आउट उसका नहीं निकाल पाएंगे द आर के नारायण का, ठीक है। यानी कि ये कुछ प्रीमियम कंटेंट है, जस्ट बिकॉज ये कि मैं फिर बता रहा हूं केवल 5 टॉपिक ऐसे हैं जो मैं अपने पास रखूंगा, यानी कि उसका प्रिंट नहीं निकाल सकते। पढ़ने के लिए आपके पास सभी मिलेंगे, ठीक है, आप आराम से पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका कम से कम जाएगा स्क्रीन पर। मेरी तरफ से मैंने इतना कर दिया कि 80% आपका कंटेंट आपको आराम से रीडेबल मिल जाएगा, ठीक है। अनलॉक करने की जो प्रोसेस है उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। एक सर काफी परेशान हो रहे थे, सर वो प्रिंट नहीं निकल रहा, उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे आप वहां पे जाएंगे तो उसमें 3 डॉट आ रहे होंगे, उसमें एक में डाउनलोड और एक में एक्सपोर्ट आ रहा है। जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे तो वो फाइल आपकी फाइल मैनेजर पहुंच जाएंगी, फिर आप शेयर करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एक विनम्र निवेदन और है कि कृपया करके जब हमने ये अलाउ कर दिया है तो प्लीज जो पे कर रहा है उसी को लाभ मिले। और हाँ, अगर किसी कारण कोई समर्थ नहीं है तो आप जरूर शेयर करिए और सामने वाले की भी हेल्प करिए। लेकिन अल्टीमेटली हम ये भी सोचना कि मैंने अपने आप को आपकी जगह रख के देखा कि हाँ यार, एस्पिरेंट्स को दिक्कत हो रही है आंखों में पढ़ने में। आप एक बार इमेजिन करना कि मेरी आंखें सूज गई भयंकर तरीके से। मैं कहूंगा कि खांसी आ रही है, फीवर आ रहा है, लगे हुए हैं जबरदस्ती इन द सेंस की पूरी मेहनत के साथ में यार कि आपका वैल्यू लॉस नहीं होना चाहिए। कभी थोपने वाली कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा हम कॉपरेट करें, थोड़ा सा आप कॉपरेट करिए। फिर बता रहा हूं सब कुछ अनलॉक कर दिया जाएगा। कुछ प्रीमियम लेक्चर सिर्फ 5 ऐसे जो आपको अनलॉक रनिंग मिलेंगे, पढ़ने वाला पूरा 100% आपको मिलेगा, ठीक है। सो बस यही बात कहनी थी और उम्मीद करता हूं कि अब यहां की बात वहां तक सकारात्मक रूप में पहुंची होगी। आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जो हम शुरू करने वाले हमारा चैप्टर आज का यूनिट 10 का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें हम कुर्ग वाला चैप्टर कवर करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन करेंगे, देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सो हमेशा की तरह ये केवल लोगो नहीं है, ये आपकी जर्नी है, द मास्टर जर्नी। सो हियर वी गो। क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट हमारी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये हमारा प्यारा सा भारत का नक्शा है। एंड हियर शशांक द मास्टर, ठीक है। सो अब बात करते हैं, ये जैसे कि 3 पार्ट इसके अंदर दिए गए हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग ऑन टी फ्रॉम आसाम। आज हम लोग कुर्ग कवर करते हैं, बाद में दोनों कवर कर लेंगे। एक वीडियो में एक को लेकर चलेंगे। सीरियसली कह रहा हूं, बहुत प्यारी प्यारी फोटोज लगाई हैं। लास्ट तक अगर बने रखेंगे ना, बने रहेंगे आप लोग तो सीरियसली बिना टिकट के आप कुर्ग घूम के आएंगे, ये वादा रहा मेरा आपसे। सो अबाउट द राइटर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शिकायतें रहती हैं आप सभी की कि सर आप राइटर के बारे में बहुत कुछ लिख देते हैं। जितना नेसेसरी होगा उतना तो मेरे भाई लिखना पड़ेगा और रिस्पेक्टेड टीचर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो समझ लेते हैं, इससे आपका काम 100% हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो लोकेश अब्रोल इज अ रिनॉन्ड डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो ये कौन है? बेसिकली बाय प्रोफेशन एक जाने माने प्रतिष्ठित डॉक्टर है। ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन द प्राइवेट सेक्टर इन गुड़गांव। गुड़गांव में इन्होंने पहला जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है स्थापित किया है। एंड ही इज आल्सो सोशल वर्कर भी है ये। ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट स्ट्रॉ काउ शेल्टर इन गुड़गांव। और इन्होंने जो सड़क पर घूमने वाली, बेसिकली यहां पर एक वर्ड है स्ट्रॉ काउ, यानी कि आवारा गाय। तो गाय कभी आवारा नहीं होती है यार, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल टच है, जस्ट बिकॉज की गाय को हम माता के रूप में कंसीडर करते हैं और माँ कैसे आवारा हो जाती है। सो ये लिखा था ऐसे में, तो मैं तो इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं। बस हम यहां पर यही कहेंगे कि जो सड़क पर घूमने वाली जो गाय होती हैं उनके लिए इन्होंने एक शेल्टर बनवाया है, जो कि बहुत शानदार, जबरदस्त और दिल से सैल्यूट करने वाला
काम है। तो सर के लिए एक बहुत जबरदस्त तालियां, ठीक है, मेरी तरफ से। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कि हाँ ओके, एस्टैब्लिश द फर्स्ट स्ट्रॉ काउ शेल्टर इन गुड़गांव में इन्होंने सड़क पे घूमने वाली गांव के लिए एक शेल्टर बनवाया है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, स्थापित किया। नाउ लोकेश अब्रोल इज आल्सो एन एस्टैब्लिश्ड राइटर, एक प्रतिष्ठित और स्थापित जो है ये राइटर है। द प्रेजेंट एसे ऑन कुर्ग, आपका पहला एमसीक्यू रिस्पेक्टेड टीचर्स ध्यान रखिए, कुर्ग क्या है, एक ऐसे है। कुर्ग क्या है, एक ऐसे है। तो द प्रेजेंट ऐसे कुर्ग हाईलाइट्स हिज शार्प ऑब्जर्वेशन, तो इस ऐसे में उन्होंने अपनी शार्प ऑब्जर्वेशन को बताया है। एंड द एबिलिटी फॉर अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, और जो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन की एबिलिटी है उसको दर्शाया गया है ऑफ द वंडरफुल लैंड कुर्ग। सीधी बात है, जो हमारा वंडरफुल लैंड है कुर्ग, उसके ग्राफिक डिस्क्रिप्शन को उन्होंने अपने ऐसे में दर्शाया बहुत ही शानदार तरीके से, जो कि हमें आगे डेफिनेटली इस पूरी पीपीटी के अंदर देखने को मिलेगा। ट्रस्ट मी, वादा किया है बिना टिकट के कुर्ग घुमा के लाऊंगा। चलिए सो इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें, सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ रीजनल वेराइटी। भारत देश हमारा क्या है, एक रीजनल वेराइटी वाला देश है। अब बड़ा प्रश्न सर, ये रीजनल वेराइटी क्या होता है? सिंपल शब्दों में कहा जाए, वैसे तो आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स को पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे अपना दायित्व पूरा करना है। तो रीजनल वेराइटी इन द सेंस ये कि हर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर हम जानते हैं कि हमारे जहां पर भी हम रहते हैं कहीं ना कहीं कल्चर चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होगी, कुछ ना कुछ डेफिनेटली चेंजेस हमको देखने को मिला, चाहे वो फूड चेंज क्यों ना हो। तो इसे बोलते हैं रीजनल वेराइटी, यानी कि जगह जगह पर जाकर अलग अलग हमें कल्चर वगैरह देखने को मिलती है, भाषा अलग देखने को मिलेगी, खाना अलग देखने को मिलेगा, डांस अलग देखने को मिलेगा, इसी ही कहा गया है रीजनल वेराइटी। तो हमारा जो भारत देश बेसिकली रीजनल वेराइटी वाला देश है, लैंड है। नाउ इट एड्स यूनिक फ्लेवर इन द टेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तुम काट ही लो, मुझे एक काम करो पहले, चलो। सो नाउ कहां थे हम लोग? हाँ, इट एड्स यूनिक फ्लेवर, और इट किसके लिए बोला गया? रीजनल वेराइटी के लिए, ठीक है। तो इट एड्स यूनिक फ्लेवर इन द टेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के टेस्ट में एक यूनिक फ्लेवर का काम करता है हमारा रीजनल वेराइटी। ओके, ये छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, चैप्टर में लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस बनाते चलेंगे। सो कुर्ग इज अ प्लेस इन इंडिया विच इज एंडोड विथ नेचुरल ब्यूटी। तो कुर्ग जो है भारत में एक ऐसा देश है जो कि नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है, समाहित है। नाउ द लैंड ऑफ कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री। ये जो लैंड ऑफ कुर्ग है बेसिकली क्या है? कॉफी कंट्री, यानी कि कॉफी की बहुत ज्यादा खेती होती है, वहां पर कॉफी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इट इज फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट। ये जो है बेसिकली रेन फॉरेस्ट के लिए भी फेमस है। बड़ा प्रश्न, सर ये रेन फॉरेस्ट क्या होता है? बात करेंगे अभी। सो इट इज फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस टू, यानी कि मसालों के लिए भी ये बहुत फेमस है। तो रेन फॉरेस्ट क्या होता है बेसिकली? सीधा हाँ, चलो मैं बता देता हूं। रेन फॉरेस्ट मतलब रहता है एक ऐसा रीजन जहां पर बहुत सारे घने जंगल हो, पेड़ पौधे हो, और जहां बहुत घनी बारिश होती है, उसे बोलते हैं रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अपने शब्दों मैंने आपको समझा दिया है। नाउ एंड स्पाइस मसालों के लिए फेमस है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन टू बी वन ऑफ द ब्रेवेस्ट। जो कुर्ग के जो लोग हैं उनको बहुत ही बहादुर व्यक्तियों में से एक माना जाता है, बहादुर लोगों में से एक माना जाता है। अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड हियर, और एनिमल्स की हमें वेराइटी यहां पर देखने को मिलती है। नाउ द प्लेस इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल ब्रह्मगिरी हिल्स। ये जो बड़ा प्यारा सा सुंदर सा स्थान है, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, ठीक है, आइलैंड एंड तिब्बतियन सेटलमेंट्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां द्वीपों और तिब्बत बस्तियों से घिरा हुआ है। दिस एसे इज अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड ऑफ कुर्ग। ये जो निबंध है बेसिकली ये कुर्ग की भूमि का एक बहुत ही सुंदर वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है। सो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है रिस्पेक्टेड टीचर्स जो मैंने तैयार किया यहां से। नाउ मूविंग टू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे फोटो है। सो कुर्ग, जैसा कि हम जानते हैं, कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री। कुर्ग क्या है? एक कॉफी कंट्री है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। जो किसके लिए फेमस है? रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए। अब रेन फॉरेस्ट क्या होता है? मेंशन किया गया, अ थिक फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव अ लॉट ऑफ रेन, यानी कि भारी वर्षा वाले घने जंगल, जो मैंने अपने शब्दों में समझा दिया आप सभी को। तो पहले प्रश्न क्या बनेगा? कुर्ग क्या है? एक कॉफी कंट्री। को पूछ लिया कॉफी कंट्री कौन सी है, तो कुर्ग। इसके अलावा किस लिए फेमस है? अपने रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए। आई होप रिस्पेक्टेड टीचर्स की पहली वाली स्लाइड में से आपका क्वेश्चन क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. What does it mean here? देखते हैं। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर की बड़े सुंदर सुंदर फोटो आप सभी को काफी अच्छे लग रहे होंगे। तो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। तो मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच के रास्ते में ये
कुर्ग हमारा स्थित है। बेसिकली क्या बताया आगे, सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, यानी कि एक हेवन का पीस जिसे हम कहते हैं, टुकड़ा जो है वो वहां पर स्थित है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम। ड्रिफ्टेड का मतलब यहां पर मेंशन किया है बीन कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर। ठीक है, तो कंक्लूड करेंगे पूरी स्लाइड को, तो मैसूर और तटीय क्षेत्र यानी कि कोस्टल टाउन के बारे में बात हो रही। मैंगलोर के बीच में स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो भगवान के राज्य से बहकर आया होगा। ठीक है, एक बार और डिस्कस करते हैं आराम से, इत्मीनान से करेंगे। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। यहां से पहला क्वेश्चन तो ये समझ इस स्लाइड में से बनेगा कि जो कोस्टल टाउन है हमारा वो कौन सा है, मैंगलोर। कोस्टल टाउन कौन सा है, मैंगलोर। इसके अलावा ये सिचुएटेड कहां पर है, तो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन मैंगलोर। आगे बात करते हैं, पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम। तो मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच में स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो भगवान के राज्य से बहकर आया होगा। अब हम ये समझ सकते हैं जैसे कि ये कुर्ग है हमारा, ठीक है, बड़ा प्यारा सा। सो हेवन से भगवान जिसे हम बोलते हैं जन्नत, तो जन्नत का एक टुकड़ा है जो कि बहकर यहां पर आया होगा और यहां पर सिचुएटेड हो गया। ठीक है, आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर की आप सभी को अच्छी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहिबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। यानी कि इस रोलिंग हिल्स के जो रहवासी बेसिकली वो कौन कौन आपको देखने को मिलेंगे, मार्शल जो लोग होते हैं बेसिकली, यानी कि निडर, साहसी, और युद्ध की जब बात होती है तो अपने आप को हमेशा आगे रखने वाले लोग, उनकी रेस के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा सुंदर सुंदर महिलाएं भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, ब्यूटीफुल वुमेन मिलेंगे, एंड वाइल्ड क्रीचर्स भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। रोलिंग हिल्स का मतलब रहता है घुमावदार पहाड़ियां, जो कि आपको नजर आ रहा है इलाका, यानी कि जो हमने फोटो लगाई है रोलिंग हिल्स वाला ही है। इसके अलावा जो ब्यूटीफुल वुमेन और वाइल्ड क्रीचर्स की बात हुई है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बात करें। ये हमारे चुन्नू मुन्ने से गोलू मोलू से बच्चों के लिए। सो यहाँ पर ये सभी लोग आपको देखने को मिलेंगे, ये वहां के रहवासी हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, एक बार और एमसीक्यू फटाफट देख लेते हैं। दिस लैंड ऑफ रोलिंग इज इनहिबिटेड प्राउडनेस ऑफ मार्शल, ब्यूटीफुल वुमेन, वाइल्ड क्रीचर्स। एक एक चीज ध्यान रखना, 3 ऑप्शन दीजिए, चौथा आपसे पूछ लिया कौन सा है। तो प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। एक एक शब्द फिर बता रहा हूं, सेंटेंस एनसीईआरटी का आपके दिमाग में रिस्पेक्टेड टीचर्स छपा होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न बहरूपिया है, वो कहीं से भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। व्हाट डज इट मीन हियर? तो कुर्ग और जो कोडागु है बेसिकली वो कर्नाटक का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफी प्लांटेशन का घर है। तो यहां पर हमें समझना है जो एमसीक्यू बनेंगे, कुर्ग का एक और नाम क्या है, कोडागु। इसके अलावा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, इसके अलावा घर है किस चीज का, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफी प्लांटेशन। बड़े इत्मीनान से आराम से करा रहा हूं रिस्पेक्टेड टीचर, सो दैट कि आपके एक एक लाइन आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, और साथ में हम क्वेश्चंस कैसे बना रहे हैं वो भी देख लीजिए। ये मैप है उसका, यहाँ पर कोडागु सिचुएटेड है। हाँ, आगे बात करते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जो सदाबहार रेन फॉरेस्ट है उसने इस डिस्ट्रिक्ट का 30% कवर कर रखा है, जैसा कि आपको इस फोटो में नजर आ रहा होगा। और ऐसा ही माहौल हरा भरा अच्छा रहता है। ठीक है, हमारा एनवायरमेंट हरा भरा होगा तो पानी की कमी कभी नहीं रहने वाली। ठीक है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डेफिनेटली, फिर क्या ना एसएसटी के फ्लो में बह जाता हूं मैं कभी कभी समटाइम्स। ठीक है, चलो एनीवे, ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर अवे। मानसून के दौरान क्या होता है, मानसून के दरमियान अल्टीमेटली इतनी बारिश होती है कि जो लोग विजिटर्स हैं, जो आने वाले विजिटर्स होते हैं, उनको ये कीप अवे यानी कि दूर रखने का प्रबंध कर देती है ऑलरेडी। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर उस टाइम पीरियड पर जब बारिश होती तो आप आने का प्रयास भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। जो एंजॉयमेंट का जो सीजन शुरू होता है, कमेंस मींस होता है आरंभ होना, वो सितंबर से शुरू होता है और वो कब तक चलता है, मार्च तक। ध्यान रखिए, यानी कि यहां पर बताया गया है कि कब आप यहां पर आ सकते हैं, कब आना आपके लिए सुटेबल रहेगा, जब आप एंजॉय कर सकते हैं। तो वो शुरू होगा सितंबर महीने से और कब तक चलेगा, मार्च महीने तक। अब एमसीक्यू के बारे में अगर बात करें तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया तो बताना है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इसके अलावा कितने परसेंट जो है कवर कर रखा है, 30%। इसके अलावा ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप अवे, मैंने ठीक बता दिया यहां से। ये इंपॉर्टेंट है, द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर टू कंटिन्यूस टिल मार्च। इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द आपने दिमाग में रिस्पेक्टेड टीचर्स बचा लेना आप लोग। चलो, द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शॉवर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और क्या लिखा है, द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी।
चलो एक ही बार में खत्म करते हैं इसको। द वेदर इज परफेक्ट, यहाँ का जो मौसम है काफी खुशनुमा है, शानदार है, परफेक्ट है। विद सम शॉवर थ्रोन फॉर गुड मेजर्स, यानी कि यहाँ पर हल्की बुल्की ड्रिजलिंग जो है, बूंदाबांदी सदाबहार होती रहती है। यानी कि ऐसे टाइम पीरियड पर भी जब कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग कि अरे अब कैसे बारिश हो गई, तो वहां पर भी फिर भी ऐसी बारिश होती रहती है, जस्ट बिकॉज की वो उसको सदाबहार बना के रखना चाहती है। नाउ द एयर ब्रेथ्स ऑफ द एयर ब्रेथ्स, यानी कि हवा सांस लेती नहीं, यानी कि यहाँ की कुर्ग की जो हवा बहती है वहां पर हमें कहीं ना कहीं कॉफी की स्मेल जो है, जो एक खुशबू होती है, वो हमें देखने को, स्मेल करने को मिलती है। जो क्या करती है, यहाँ पे लिखा है इनविगोरेटिंग कॉफी, यानी कि एनर्जेटिक। जस्ट बिकॉज हम जानते हैं कि जो हम कॉफी पीते हैं वो क्यों पीते हैं, कि उससे हम एनर्जेटिक रहें। नींद आ रही है तो हमारी नींद भाग जाए। सो यहाँ की जो हवा है बेसिकली, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो हवा है उसमें स्मेल में हमें कॉफी की सुगंध देखने को मिलती है। सो आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर की यहां तक समझ में आया होगा। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शॉवर थ्रोन गुड रीजन, ठीक है। द एयर बेस ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। क्या कहने का मतलब है, जो भी कॉफी स्टेट्स हैं और जो कॉलोनियल बंगले हैं वो मुख्य कोनों में पेड़ की छतरियों के नीचे छुपे हुए। क्या कहने का मतलब पेड़ की छतरियों से यहाँ पर, यानी कि हम सब जानते हैं कि वहां पर हमें कुर्ग में क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे घने जंगल देखने को मिलते हैं, सदाबहार हरा भरा ग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये जो पेड़ हैं बेसिकली, इनकी छाया में जो कॉलोनियल स्टेट्स हैं और जो बंगलोज हैं ये हमें देखने को वहां पर मिलते हैं, ठीक है। बस यही बताया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। क्या कहने का मतलब है, जो फियर्सली इंडिपेंडेंट, जो निडर और साहसी जो लोग हमें देखने को मिलते हैं कुर्ग के, वो ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के हैं, यानी कि जो पुरखा बोलते हैं अल्टीमेटली जो पूर्वज उनके लिए। तो जो यहाँ के फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल हैं कुर्ग के, वो समझ दो ग्रीक या अरेबिक डिसेंट के हैं, माने जाते हैं। नाउ एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी में बताया गया, अल्टीमेटली अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, यानी कि एक बार अलेक्जेंडर की जो आर्मी है वो साउथ में आई थी, यानी कि जो कोस्ट एरिया है, एंड सेटल हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल। और जब वापस जाना इम्प्रैक्टिकल हो गया किसी भी कारण से, तो ये वहीं पर सिचुएटेड हो गया, यानी कि स्थापित हो गए, यानी कि वहीं पर रहने लगे, इन्होंने वहीं अपना घर बना लिया। नाउ दिस पीपल मैरिड अमोंगेस्ट द लोकल्स, और फिर ये जो वहीं पर उन्होंने लोकल की महिलाओं से शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, और जो उनका कल्चर है बेसिकली वो बिल्कुल भी अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है, नजर आता है मार्शल ट्रेडिशन में, शादियों में। इसके अलावा जो रिलीजियस राइट्स हैं विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि बिल्कुल भी हमारे जो हिंदू मेन स्ट्रीम है उनसे बिल्कुल अलग नजर आता है। मेन स्ट्रीम मतलब क्या है, ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, ठीक है। नाउ द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडाबूस। चलो पहले कोडाबूस क्या होता है, कुर्ग में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, कोडाबूस, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, जो अरब ओरिजिन की थ्योरी की बात होती है वो इस बात का सपोर्ट करती है, किस बात का, कि वो जो लोग हैं क्या पहनते हैं, लॉन्ग ब्लैक कोट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लॉन्ग ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट, जिसकी जो वेस्ट बेल्ट पहन रखा है उस पर एम्ब्रॉयडरी की गई, कढ़ाई की गई है, वॉर्न बाय द कोडाबूस, जो किसके द्वारा पहने जाते हैं, कोडाबूस के द्वारा। तो ये इस बात का, ये जो थ्योरी है बेसिकली इस बात का सबूत है, इस बात का प्रतीक है अल्टीमेटली, कि जो अरब ओरिजिन के लोग हैं वो ऐसी ड्रेस पहना करते थे, और ये जो है अरब ओरिजिन के हैं क्योंकि इसीलिए ऐसी ड्रेस पहनते हैं। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर की यहां तक आप सभी को अच्छे समझ में आएगा। यहां ध्यान रखिएगा आप लोग कि कल्चर इज, मैं बता दिया आपको यहां तक। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन सपोर्ट करते हैं ब्लैक कोट, ठीक है, बेल्ट वाइज कोडाबूट। चलो नाउ नोन एज कूपिया, अच्छा और भी है, ठीक है, known as kufia, it resembles the kufia worn by the Arabs and the Kurds। क्या कहने का मतलब है, known as kufia। अब आप मुझे बताइए कि कूपिया किसे कहा जाता है। कूपिया इस ड्रेस का नाम है, कूपिया क्या है बेसिकली, इस ड्रेस का नाम है। इट रिजेंबल्स, जो कि दूसरे व्यक्ति या वस्तु जैसा होना, इसका मतलब होता है द खुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कर्ड्स। जो अरब और कर्ड्स जो है जो ड्रेस पहनते हैं जिसका नाम क्या है, कूपिया, उसके ही जैसा क्या है, कूपिया। तो यहां ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, किससे कंपैरिजन किया गया है, तो वो नाम ध्यान रखना, कूपिया का कंपैरिजन किससे किया गया, खुफिया से। इसके अलावा किसके जैसा नजर आता है बता दिया आपको। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। जो कुर्गी लोग हैं बेसिकली वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं।
एंड ये काफी ज्यादा ईगर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं कहानियां सुनाने के लिए। और कहानियां किसकी, बेसिकली ध्यान रखना, जो कि उनके बेटों से संबंधित होती है और उनके पिताजियों से संबंधित होती है। यानी कि दो बातें यहां पर बताई गई इनके बारे में कि ये एक तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए, अगर कोई इनके पास में जाएगा तो एक अच्छी तरीके से हॉस्पिटलिटी यानी कि मेहमान नवाजी करेंगे, और साथ में ये अपने पूर्वजों की, यानी कि यहां पर बताया गया है इनके बेटों की और फादर्स की कहानियां सुनाने में, वीरता की जो कहानियां होती है वो बताने में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, उत्सुक रहते हैं। ठीक है, नाउ आगे बात करें। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे फोटो लगाए, चलिए। नाउ द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। ये ध्यान रखना, जो कुर्ग रेजिमेंट है वो बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड है, यानी कि काफी ज्यादा अवार्ड्स से नवाजित किया गया है कुर्गी लोगों को इंडियन आर्मी में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। और जो इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे उनका नाम क्या है, जनरल करियप्पा, और वो कौन थे, एक कुर्गी थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, ध्यान रखना रिस्पेक्टेड टीचर्स, कि जो पहले इंडियन आर्मी के जनरल वो थे, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, उनका नाम है जनरल करियप्पा। कौन थे वो, कुर्गी थे। चलिए नेक्स्ट है, इवन नाउ कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। जैसे कि हम लोग अगर लाइसेंस वगैरह, बंदूक वगैरह हमें रखना होगा तो हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बट पूरे इंडिया में ये कोडाबूज ऐसे लोग हैं जिनको फायर आर्म्स रखने के लिए कभी भी, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती लाइसेंस की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बाद में पॉलिसीज वगैरह चेंज हो गई, आई डोंट नो, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो नदी कावेरी है वो भी अपना पानी कहां से, हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग की जो पहाड़ियां हैं, हिल्स है, जो फॉरेस्ट है, वहां से अपना पानी लेती हैं। नाउ आगे बात करते हैं, महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड दिस वाटर्स। यहां पर बताया गया महाशीर मछली के बारे में, यानी कि महाशीर बेसिकली क्या है, मीठे पानी की एक बड़ी मछली है, और इन पानी में प्रचुर मात्रा में, जो यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में जो है महाशीर मछलियां पाई जाती है। जैसा कि आपको फोटो नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कुर्ग की जो पानियां हैं वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। पूरी जी जान लगा रहा हूं जस्ट बिकॉज की खांसी भी है मेरे को आज, और फीवर नेक्स्ट लेवल का है, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे यार। ठीक है, सो किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। ठीक है, वाइल यानी कि जो किंग फिशर है वो भी मछली के लिए अपना डाइव लगाता आपको नजर आता है। ये भी आपको ध्यान मिलेंगे, एक एक स्टेटमेंट देखो, एक एक स्लाइड पे लगाया, बिकॉज अब आपको काफी आसानी हो जाएगी स्टेटमेंट बनाने में। अगर यहां पूछा गया कि मछली के लिए कौन डाइव मारता है तो आप बताएंगे किंग फिशर्स वगैरह। ठीक है, कौन सी मछली पाई जाती है, ध्यान रखना महाशीर। नाउ मुझे इतना पता है कि आपका अच्छे से काम हो जाएगा रिस्पेक्टेड टीचर्स। यहां से Squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash in the ripple effect on the clear water. अब ये जो आपको दिख रहे होंगे गिलहरी, लंगूर वगैरह, ये क्या करते हैं, जो भी इनका जो फूड वगैरह है उसको खाते हैं, आधा खाएंगे आधा पानी में फेंकेंगे, उसके बाद छपाक से उसका जो स्प्लैश आता है उसको देखने के बाद इनको जो रिफ्लेक्शन होता है वो देखने में काफी मजा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एंजॉयमेंट करते हैं, जब बिकॉज हम लोग भी हैं ह्यूमंस, वो अलग तरीके से अपना एंजॉयमेंट करते हैं। तो ये जो है मिस्चीवियस एंजॉइंग, ठीक है, क्या है, इसको और लंगूर के बारे में बताया गया। ठीक है, तो बस आशा करता हूं बस यहां की बात वहां पहुंच गई होगी। ठीक है, चलिए। नाउ एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महोस। हाथी जो है अपने महोतों द्वारा नदी में नहाने और साफ सफाई का आनंद लेते हैं भाई साहब। ठीक है, आप बिल्कुल भी जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर है एक पल के लिए भी ये नहीं सोचना कि काश हम हाथी होते, तो ये तो थोड़ा सा फन वे में मैंने कह दिया, कोई दिल पे नहीं लेगा। ठीक है, तो कितने प्यार से वो नहलाया जा रहा है, तो जो भी वहां पे हाथी वगैरह हैं उनको बड़े प्रेम पूर्वक नहलाया जाता है उनके महोतों के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स इनटू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। पहले समझ लेते हैं रिवर राफ्टिंग क्या होता है। जैसा कि आप फोटो देख लेंगे तो आपको वन वर्ड में समझ में आ जाएगा। तो ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, राफ्ट क्या होता है, अ फ्लोटिंग ए प्लेटफॉर्म मेड बाय टाइंग प्लैंक्स और टुगेदर। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल रिलैक्स हो, जिसको ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होता है, वह भी अगर कुर्ग में आता है तो यहाँ की रिवर राफ्टिंग जो एक्टिविटी है उसको करने के लिए अल्टीमेटली उस चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। चेंज इन द सेंस ये कि जो हाई लाइफ एनर्जी जो होती है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, जस्ट लाइक। चलो आगे बात करते हैं, ये और अच्छे से बता दिया इस तरीके से। आज चले मत जाना बेटा, चटक गए ना तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ। चलो हाँ, कैनोइंग के बारे में बताया गया। तो कैनोइंग क्या है, ये इस तरह की एक्टिविटी जहां पर बहुत ही ज्यादा दो लोग बैठते हैं और बहुत ही सकरा रहता है अंदर से। तो ट्रेवलिंग इन रिवर इन कैनोइंग अ लार्ज नैरो बोट, वहां भी आप एंजॉय कर सकते हैं। नाउ रैपलिंग, रैपलिंग क्या होता है, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। यानी कि ये जो आपको दिख रहे हो कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे तो सर्रीपना लग रहा है। ठीक है, तो ये जो रस्सी वगैरह लगा देते हैं उसके बाद में फिर वो नीचे वगैरह जाने होते हैं, वो एक्टिविटी आपको यहाँ पर करने को मिलेगी, लेकिन कभी जाए तो करना नहीं। ठीक है,
मत करना यार, ठीक है। सो नाउ रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन ड्यूपी के डर के आगे जीत है। सो रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, पत्थरों से चढ़ने वाली जो दीदी कर रही हैं ये सही नहीं कर रही हैं, ठीक है। एंड माउंटेन बाइकिंग का भी वहां पर जो आपको एक थ्रिल है वो देखने को मिलेगा। ये सारे की वर्ड ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऐसे ही बनेंगे यहां से कि कौन कौन सी एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है, बस जे लला आप गए चटक जाएंगे। नाउ न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स पाथ क्रिएटेड इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। यहां पर क्या लिखा है, यानी कि चलते चलते जो रास्ते बन जाते हैं उनके बारे में बताया गया। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, जो ट्रैकर्स वगैरह आते हैं जिनको चलने का बहुत शौक होता है तो ये इस रीजन में जाकर ट्रैकिंग का आनंद लेते हैं भाई साहब। नाउ बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अगर आप कुर्ग जाते हैं तो आपको बर्ड्स बीज और बटरफ्लाइज जो है आपको कंपनी देने के लिए मिलेंगे। नाउ कौन कौन मिलेंगे ध्यान रखना, बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज, चौथा ऑप्शन बदल दिया जाएगा। चलिए मैकेक्स मालाबार स्क्वेल्स ये भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से, बस ये जुए हमें नहीं खोजने फिलहाल अभी, ठीक है। चलिए नाउ लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ट्री कैनोपी से ये आपके लिए सीसीटीवी कैमरे का काम करेंगे, तो ध्यान रखना लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। जब आप कुर्ग में जाएंगे जंगलों में तो ये आप पे नजर रखेंगे, किसी तरह तुम आप कुछ धूम तो नहीं मचा रहे हो, भाग तो नहीं रहे हो किसी प्रकार से। चलो नाउ आई डू हाइवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। हालांकि जब भी कभी वाइल्ड एनिमल अगर सामने आ जाएंगे तो मैं जो है साइड में होना प्रीफर करूंगा, ठीक है रिस्पेक्टेड सर, हम भी ऐसे ही करेंगे वरना जे तो दौच देगा मैं। चलो नेक्स्ट बता रहे हैं, द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। क्या कहने का मतलब है, पहले तो समझ लीजिए कि पैनोरामिक व्यू का मतलब क्या होता है, अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, यानी कि द क्लाइंब ऑफ द ब्रह्मगिरी हिल्स। ये मान लो ब्रह्मगिरी हिल्स है और जब आप यहां पर खड़ेंगे तो आपको कुछ एक पैनोरामिक व्यू नजर आएगा। जब आप यहां से इस तरफ देखेंगे तो देखने पर जो आपको आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं पैनोरामिक व्यूज, ठीक है, ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप। मिस्टी क्यों कहा गया है, हम सब देख रहे हैं यहाँ पर धुआं धुआं बहुत है इसलिए, तो मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो जब आप यहाँ पर चाहेंगे ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ेंगे तो आपको एक पैनोरामिक व्यू नजर आएगा, हाँ कहां पर, एंटायर लैंडस्केप ऑफ कुर्ग के। चलिए नाउ अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम, ठीक है। क्या कह रहा है, अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है जब आप यहां से होकर निकलेंगे, ठीक है, आगे क्या बताया गया है, लीड्स टू 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। तो आपको वहां जाने के बाद क्या मिलेगा, एक 64 एकड़ का आपको एक आइलैंड मिलेगा। बेसिकली ये जो निसर्ग धाम है, कुर्ग के लोग जो है इसको आइलैंड कहते हैं, लेकिन मैंने गूगल पे सर्च करा था तो इसको डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा जब इस ब्रिज से होकर आप गुजरेंगे तो आपको 64 एकड़ का एक आइलैंड नजर आएगा जिसका नाम क्या है, निसर्ग धाम। कितनी डिस्टेंस है वो भी ध्यान रखना, डिस्टेंस इन द सेंस कि कितना एरिया बताया गया, 64। तो एमसीक्यू जो बनेंगे आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। हाँ नेक्स्ट बात करते हैं, रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मोंक फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुप इज अ बोनस। तो बाइलाकुप के नजदीक भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती से बौद्ध भिक्षुओं का जो मिलना है वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बोनस है। यानी कि अगर आप कभी जाते हैं और आपकी इन बौद्ध भिक्षुकों से मुलाकात हो जाती तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मोंक इन रेड ऑकर एंड येलो रोप्स आर अमंगस्ट द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। व्हाट डज इट मीन हियर, यहां पर इन महंत के बारे में बताया गया है जिन्होंने रेड ऑकर और येलो कलर के अपने वस्त्र धारण कर रखे। आर अमंगस्ट मेनी सरप्राइजेस, ये उन बहुत सारे सरप्राइजेस के बीच में एक है जो कि अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि जो भी लोग, जो भी विजिटर्स आ रहे हैं वो उन्हें खोजें। और किस लिए, जो रियल मायने में जो भारत की सोल के बारे में, इंडिया की सोल के बारे में, हार्ट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वो इन्हें खोजें। ये आपको बताएंगे रियल मायने में कि इंडिया का सोल क्या है, इंडिया की हार्ट क्या है। अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं, अपने इस सोल के बारे में पता करना चाह रहे हैं, हार्ट के बारे में पता करना चाह रहे हैं, तो आप आइए यहां पर, कहां पर, राइट हियर इन कुर्ग, कुर्ग में। सो इस तरीके से रिस्पेक्टेड टीचर्स हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। और जितने भी क्वेश्चंस बनने चाहिए मैंने अपने स्तर पूरा प्रयास किया है, और आप सभी भी एनसीईआरटी की बुक अपने साथ में लेकर बैठा करें, लाइन बाय लाइन पेंसिल से मार्क करता चला करें, और ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे आपके। क्वेश्चंस बहरूपे आए कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आशा करता हूं कि आज लो एनर्जी के साथ में भी मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है। कल डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। सो बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।